हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन बी डिजिटल क्लासेस में। हम लोगों ने स्टार्ट किया है क्लास 11th की एनसीईआरटी। मैं डॉक्टर एम.एस. यादव फ्रॉम प्रयागराज से। तो हम लोगों ने क्लास 11th की एनसीईआरटी में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं द लिविंग बर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हमारा चल रहा है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने क्या किया है? इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिया है। अब इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, ठीक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन और साथ में न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। तो सबके बारे में हमने अच्छे से बताया था। बट हम लोग की आदत है रिवीजन करने की, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था उसमें यूज्ड किया था ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक, अब इसमें क्या था? हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स और भी सारी चीज़ें थी। अब देखिए, इसी क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन था इसी को हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसे लीनियस जी ने दिया था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब होगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए, बात करते हैं कि इनका जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक से पहले हम ये देखते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था। ये बेस्ड था मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर पे और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे। देखिए, अब इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन्होंने क्या किया? जो पास स्पीसीज होने वाली थी, जो होनी चाहिए, उनको क्या किया? दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो फ्यू कैरेक्टर्स पे था। अब एक ड्रॉबैक और है, इन्होंने क्या किया? इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का एक ही क्या कर दिया? वेटेज दे दिया, इक्वल वेटेज दोनों का दे दिया। तो यह मान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है वो बहुत आसानी से क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा। अब इसी के अगेंस्ट में दिया गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था? नेचुरल एफिनिटीज एमंग दी ऑर्गेनिज्म। इसके साथ ही क्या था? एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ इंटरनल फीचर, मतलब इंटरनल लक्षण पर भी बेस्ड था। अब इंटरनल स्ट्रक्चर आपका क्या हो सकता है? इंटरनल स्ट्रक्चर होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक, अब इसे किसने दिया था? बेंथन एंड हुकर जी ने दिया था। ये हो गया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था वो किस पे बेस्ड था? वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। अब देखिए, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके टेक्सा कॉमन है, उसके टेक्सा सेम है, तो क्या होगा? अगर उनके टेक्सा सेम होंगे तो उनके एंसेस्टर क्या होंगे भाई साहब? कॉमन होंगे, उनके एंसेस्टर कॉमन होंगे। अब देखिए, क्लासिफिकेशन को हम लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक, इसके लिए क्या हुआ? अदर जगह से भी, मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया को रिजॉल्व करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? दूसरे जगह से भी कैरेक्टर को लिया जाएगा, ताकि हम इसको क्या करें? अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, जब हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस नहीं होता है तो ये जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? कंप्यूटर का यूज करते हैं, और यह मेनली किस पे बेस्ड है? सारे के सारे ऑल इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? सारे के सारे कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक ठीक, मतलब ये डाटा बेस्ड होते हैं। ठीक, इनमें क्या किया जाता है? जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, सॉरी एक मिनट, ठीक, तो सारे कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है? एक नंबर दिया जाता है और एक कोड दिया जाता है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। अब देखिए, अब जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं इनके, उन सारे कैरेक्टर्स को एक साथ क्या किया जाता है? सबका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, सारे कैरेक्टर्स का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। ठीक, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब बात करते हैं हम लोग साइटोटेक्सोनॉमी की और कीमोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी में क्या किया जाता है? साइटोटेक्सोनॉमी में क्या होता है? ये बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बिहेवियर। ठीक,
और नंबर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होगा, नंबर और बिहेवियर। और यहाँ पे दिया है किसके बारे में, कीमोटेक्सोनॉमी। अब कीमोटेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, केमिकल्स जो प्लांट्स होते हैं उनके केमिकल का यूज किया जाता है किसमें, कन्फ्यूजन को रिजॉल्व करने में। ठीक, इसका टेक्सोनॉमिस्ट भी आज के दिन में काफ़ी यूज कर रहे हैं। देखिए हो सकता है कोई चीज़ छूटी हुई हो तो आप लोग क्या करेंगे, उसको देख लेंगे। हम लोग भी थोड़ा देख लेते हैं। आई होप हमने सारी चीज़ें बता दी है। अब ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है इसमें एक चीज़ छूट गई है कि नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द करेक्टर एंड द डाटाबेस। इन दिस वे द करेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सारे करेक्टर्स का इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है एंड द सेम, एक ही समय में हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं, एक ही समय में हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को कंसीडर करते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एल्गी की। ठीक, अब हमारा जो नया टॉपिक है क्या है, एल्गी। तो देखिए एल्गी में क्या होता है, एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट है। ठीक, एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायलॉइड। थायलॉइड का मतलब होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाए जाते हैं। ठीक, एल्गी क्या है, क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थायलॉइड ऑटोट्रॉपिक है। क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब हमने आपको बताया है, जो अपना भोजन संकेत लाइट में बनाते हैं। ठीक, अब इसके साथ देखिए ये क्या होंगे, लार्जली एक्वाटिक होंगे। ठीक, लार्जली एक्वाटिक, ज़्यादातर क्या होंगे, एक्वाटिक होंगे। ये कहाँ पाए जाएंगे, बोथ फ्रेश वाटर के साथ साथ मैराइन वाटर में भी पाए जाएंगे। ठीक है, दे अकर्स इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। ठीक, मैराइन के साथ साथ मतलब एक्वाटिक के साथ साथ ये और भी जगह पाए जाएंगे, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, ठीक, सॉयल एंड वुड मतलब लकड़ी पे। ठीक, ये तो इनका हैबिटेट हो गया। अब देखिए सम ऑफ देम आल्सो अकर्स इन एसोसिएशन। कुछ क्या करेंगे, कुछ एल्गी क्या करेंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। जो फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाएगा उसे हम लोग लाइकेन कहेंगे, और जो एनिमल के साथ बनाएगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है स्लोथ बियर। स्लोथ बियर क्या है, इट इज़ वन ऑफ द, इट इज़ नहीं कहेंगे क्योंकि ये एनिमल है, नॉन लिविंग नहीं है। ठीक, तो ये क्या है, स्लोवेस्ट मतलब लेजिएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ठीक, धरती पर पाया जाने वाला सबसे सुस्त एनिमल है। कुछ एनिमल्स यहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं, तो हमें लगता है ये एनिमल शांत नहीं होने वाले हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो एल्गी का जो साइज होगा, फॉर्म एंड साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा। अब ये हो सकता है कॉलोनियल हो, कॉलोनियल होगा तो इसका एग्जाम्पल होगा वाल वॉक्स होगा। क्या होगा, वाल वॉक्स। और फिलामेंटस है तो इसका एग्जाम्पल होगा, क्या होगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक, तो इनका साइज एंड फॉर्म बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है, जो हो सकता है फ्रॉम कॉलोनियल से फिलामेंटस तक। अगर कॉलोनियल है तो इसका एग्जाम्पल होगा वालवॉक्स, अगर फिलामेंटस है तो उसका एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिया है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अब देखिए कुछ ऐसे मैराइन फॉर्म होंगे एल्गी के, ठीक, जिनकी बॉडी क्या होगी, बहुत ज़्यादा विशाल होगी, मैसिव प्लांट बॉडी। ए फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म सच एज केल्प, केल्प क्या होगा, मैसिव प्लांट बॉडी बनाएगी, बहुत विशाल प्लांट बॉडी। एल्गी रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा तो किसके द्वारा करेगा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक फ्रैगमेंट डेवलप होगा इनटू अ थाइलस, मतलब एक एल्गी बनाएगा। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, हम लोग बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए एल्गी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर क्या होगा, जो इसमें सबसे कॉमन स्पोर है वो क्या है, हमारा जू स्पोर है। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे कॉमन स्पोर है वो कौन सा स्पोर है, जू स्पोर है। एज इट इज पूछ लिया जाएगा, ठीक, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ठीक,
देखिए, अगर फ्लैजिलेटेड है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर बने हैं, अगर फ्लैजिलेटेड है, जिसे हम लोग कहेंगे मोटाइल। फ्लैजिलेटेड मतलब मोटाइल है, ठीक। फ्लैजिलेटेड होगा, दे आर फ्लैजिलेटेड, ये क्या होंगे, जो स्पोर है फ्लैजिलेटेड होगा, ठीक। और क्या करेगा, जर्मिनेशन के बाद एक नया प्लांट बनाएगा, जर्मिनेशन के बाद एक नई एल्गी बन जाएगी। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। मतलब जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा। क्या होगा, दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा, ठीक। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, दो गैमीट्स का फ्यूजन होगा। अब ये गैमीट क्या हो सकते हैं, दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड। अगर ये गैमीट फ्लैजिलेटेड है, साथ ही साथ सिमिलर इन साइज है, फ्लैजिलेटेड के साथ साथ सिमिलर इन साइज है, जिसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, ठीक। अगर फ्लैजिलेटेड के साथ सिमिलर इन साइज है, ठीक, तो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। ये क्या होंगे, ये होंगे आइसोगैमस। अब यहीं पे देखिए, अगर नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल के साथ भी सिमिलर इन साइज है तो भी होगा आइसोगैमस। और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। हमारे एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग याद कर लेंगे, ठीक। वही कहा है, अगर गैमीट फ्लैजिलेटेड के साथ साथ सिमिलर इन साइज हैं, ठीक, और नॉन फ्लैजिलेटेड के साथ सिमिलर इन साइज हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे आइसोगैमस, ठीक। फ्लैजिलेटेड और सिमिलर का एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल और सिमिलर का साइज है, क्या है, उसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। अब देखिए, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज। अगर दो गैमीट्स का साइज क्या है, डिसिमिलर है, ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अगर दो गैमीट्स हैं साइज में डिसिमिलर है और इनका फ्यूजन हो रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग कहेंगे एन आइसोगैमस। अब एग्जाम्पल क्या है, जो यूडोराइना की स्पीसीज होंगे वो क्या होंगे, आइसोगैमस होंगे कि एन आइसोगैमस होंगे, तो एन आइसोगैमस होंगे। जब भी पूछा जाएगा एज इट इज पूछ लिया जाएगा। हालांकि हमारे एग्जाम में ये फिलहाल अभी जल्द ही पूछा गया था, ठीक। फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक, नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक फीमेल गैमीट। अगर एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट है और उसके साथ एक स्मॉलर मोटाइल मेल गैमीट है, ठीक, अगर इनका फ्यूजन होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ऊगैमस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक। यहाँ आप लोग यहाँ तक देख लीजिए सारी चीज़ें और हम लोग आगे चलते हैं। अब वीडियो को साथ ही आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। क्या करें, नहीं करेंगे तो हमारे दोस्त कैसे पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग करते रहिए, आपके दोस्त पढ़ते रहेंगे, हम भी क्या करेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप, ठीक। आगे चलते हैं, देख लीजिए आप लोग, 5 सेकंड है आपके पास, देख सकते हैं सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी। तो समझ में आ गया, आगे चलें, क्या करें, चलिए। तो ठीक है, चलते हैं आगे। तो भाई साहब, मैं इतनी देर से एल्गी कर रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा है नहीं एल्गी क्या है। ऐसा ना हो कि एल्गी ख़त्म हो जाए और आप समझ ही ना पाए एल्गी है क्या। भाई, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आप तालाब वगैरह में देखेंगे, उसके बगल में क्या होती है, हरी हरी चीज़ें कुछ दिखती हैं, आप पैर रख देंगे तो क्या होगा, फिसल जाएंगे। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे होंगे तो वहाँ देखेंगे कि जहाँ पे पानी लगातार बना रहता है वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। वो किसके कारण होता है, इसी के कारण होता है। जो हरा हरा दिखता है वो क्या है, एल्गी है, जिसे शैवाल कहते हैं, ठीक। तो समझ में आ गई ना, नहीं तो पता लगे हम पूरा का पूरा लेक्चर ख़त्म कर दें एल्गी के बारे में और आप समझ ही ना पाएँ कि एल्गी है क्या, ठीक। अब देखिए, एल्गी का बहुत ज़्यादा यूजफुल है मैन के लिए। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन ए वेराइटी ऑफ वे। एल्गी का आदमी के लिए बहुत ज़्यादा यूज है। एल्गी को इंसान यूज भी करता है, खाता है एल्गी को भाई साहब, जो एल्गी दिखते हैं, ठीक। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी इनमें पाया जाता है, आगे देखेंगे हम लोग। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का आधा जो होता है वो कौन करता है,
एल्गी करता है। अर्थ पे जितने कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें से 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करता है। वो कैसे करता है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है? एल्गी क्या करता है? लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ऑन अर्थ पे कौन करता है? एल्गी करता है थ्रू द फोटोसिंथेसिस के द्वारा। देखिए, बीइंग फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है इसलिए ये क्या करता है? इंक्रीज करता है लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब ये जहाँ पे पाया जाएगा, जिस एनवायरमेंट में पाया जाएगा वहाँ पे क्या करेगा? ऑक्सीजन डिजॉल्व लेवल, जो ऑक्सीजन का डिजॉल्व लेवल होगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होंगे वहाँ के करंट जो है इन्वायरमेंट में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है। एल्गी क्या है? फोटोसिंथेटिक है, इसलिए ये क्या करेगा? डिजॉल्व लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में पाया जाएगा वहाँ पे क्या करेगा? डिजॉल्व लेवल ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक, क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। देखिए, दे आर द पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंस। एल्गी का क्या है? पैरा अमाउंट इम्पॉर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। एज द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड का, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, और ये क्या करेंगे? क्योंकि ये बनाते हैं बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका ये क्या बनाएगा? फूड साइकिल का बेसिस बनाएगा, इसलिए ये क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। एनर्जी रिच कंपाउंड है। ठीक, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और क्या करता है? बेसिस ऑफ फूड साइकिल बनाएगा जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आगे देखिए, बहुत सारे स्पीसीज हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ द पोरफायरा लैमिनेरिया सारगासम, पोरफायरा लैमिनेरिया and sargassum are the among 70 species of the marine algae used as food। मतलब इसका क्या है कि पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सारगासम ये सब क्या है? मैराइन स्पीसीज हैं। ठीक, किसके साथ? 70 स्पीसीज जो हैं मैराइन एल्गी, जो मैराइन एल्गी में 70 स्पीसीज पाए जाते हैं, उन्हीं के साथ में ये क्या है? पोरफायरा लैमिनेरिया और सारगासम, मतलब ये भी क्या है? मैराइन एल्गी हैं। ठीक, इनका यूज कहाँ किया जाता है? फूड के रूप में, मतलब हम लोग खाते हैं। अब देखिए आगे क्या है। सर्टेन मैराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स, मतलब जिनमें वाटर होल्डिंग, हाइड्रोकोलाइड्स का मतलब क्या है? जो वाटर को होल्ड करते हों, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करते हैं। देखिए, कुछ मैराइन यहाँ पे है, मैराइन ब्राउन और रेड एल्गी क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। अब हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं? जिनमें वाटर होल्डिंग करने, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर को होल्ड करें। देखिए, इसका एग्जाम्पल है एल्जिन। क्या है? एल्जिन। एल्जिन एक ब्राउन एल्गी है। एल्जिन क्या है? ब्राउन एल्गी है। और कैराजिन क्या है? एक रेड एल्गी है। ये दोनों क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स हैं। ठीक, इनका एग्जाम्पल है। इनका यूज किया जाता है, कमर्शियली ये यूज होते हैं। ठीक, देखिए ये हमारे एग्जाम में पूछा है। एल्जिन को आप याद करेंगे, ए बी साथ में है। ठीक, और कैराजिन में इसमें भी आर है, इसमें भी आर है। ऐसे ही पूछ लिया है नाम। एल्जिन कौन सी एल्गी है? ठीक, तो हम लोग बताएंगे ब्राउन एल्गी है। कैराजिन कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी है। तो इसी तरह से हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखी हुई हैं लगभग एग्ज़ाम में आई हुई हैं। ये दोनों चीज़ें तो आई हुई हैं। ठीक, तो सारी चीज़ें हमको आई होप क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ठीक, तो इतना हो गया। थोड़ा सा बचा है किसके बारे में? एगार एगार के बारे में बचा है, और जो क्लोरेला है उसके बारे में बचा है। दोनों अभी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक, इतना आप लोग देख लीजिए। एगार क्या है? यहाँ पे एगार की बात करते हैं। एगार
एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। एगार क्या है? एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन किया जाता है। एगार क्या है? एक कमर्शियल प्रोडक्ट मतलब व्यावसायिक प्रोडक्ट है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? नहीं, ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये दोनों क्या है? रेड एल्गी हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इनका यूज किया जाता है माइक्रोब्स को ग्रो कराने में। ठीक, और साथ ही साथ इनका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। ये हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, कई बार हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन इस लाइन से हमारे एग्ज़ाम में, हमारे नीट के एग्ज़ाम में जो हमारा एग्ज़ाम है वहाँ से ये कई बार पूछा गया है ये चीज़ें। ठीक, तो इसको हम लोग ज़रूर रट लेंगे, याद होनी चाहिए कि एगार क्या है? एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो ऑब्टेन्ड होता है किससे? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से। ठीक, और इसका यूज किया जाता है कहाँ? माइक्रोब्स को ग्रो कराने में, साथ ही साथ किसमें? आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में। कई बार पूछा है कि आइसक्रीम और जेली को बनाने में क्या होता है, कौन सी क्या यूज किया जाता है। तो कौन सी एल्गी है? ये रेड एल्गी है दोनों, और एल्गी का नाम पूछेगा तो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है। अब देखिए आगे, क्लोरेला क्या है? एक यूनिसेलुलर एल्गा है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लोरेला क्या है? एक यूनिसेलुलर एल्गा है। इसकी खास बात देखिए, ये प्रोटीन रिच होते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और देखिए ये यूज्ड किया जाता है सप्लीमेंट के तौर पे बाय स्पेस ट्रेवलर। जो अंतरिक्ष में साइंटिस्ट जाते हैं वो किसका यूज करते हैं? एल्गी का यूज करते हैं। ताज्जुब की बात है कि नहीं? आप सुनेंगे तो आपको यकीन होगा, मुझे तो नहीं यकीन हो रहा है। क्या करें, जब लिखा है तो यकीन करना पड़ेगा। नहीं, सही बात है। ठीक, तो किसका यूज करते हैं? क्लोरेला का यूज करते हैं, जो कि एक क्या है? यूनिसेलुलर एल्गा है। देखिए एल्गा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक, एक है क्लोरोफाइसी, एक है फियोफाइसी, और दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी के बारे में, फियोफाइसी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्राउन एल्गी के बारे में, और रोडोफाइसी में हम क्या पढ़ेंगे? रेड एल्गी के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग सारी क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? आपका एग्ज़ाम करीब है तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक, तो सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो आप लोग क्या करिए? अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और क्या करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, अब जो भी चीज़ें नहीं आपको समझ में आ रही हैं आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं मैं उसको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो ठीक है, आप सबको शुभ रात्रि। अच्छे से NCERT पढ़ के सो जाइए। ठीक, क्या करें, और भी चीज़ें पढ़नी है तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए। जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम करीब है। ठीक, तो ठीक है, आप सबको शुभ रात्रि एक बार फिर से। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए लगातार, कंटिन्यूअसली। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ गई ना भाई साहब? ठीक है, गुड नाइट।